ऑक्शन से पहले आरसीबी ने अपनी आधी टीम को रिटेन करने का फैसला किया है। लियाम लिविंगस्टन और मयंक अग्रवाल सिर्फ कुछ ही बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें आरसीबी ने रिलीज करने का फैसला किया है। लेकिन अभी भी आरसीबी के पास आईपीएल ऑक्शन में जाने के लिए लगभग 16 करोड़ का पर्स अवेलेबल है। अब आप मेरे दो सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी की टीम किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। क्या वो वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं? क्या वो डेविड मिलर हो सकते हैं? और अगले साल आरसीबी की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ सकती है? अब पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम ने किन बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने का फैसला किया। अब देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मयंक अग्रवाल का, फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एनगिडी और स्वास्तिक चिकारा। इन सभी बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद अब आरसीबी के पास जो पर्स बचा है वो 16 करोड़ और 40 लाख। इस पर्स के थ्रू आरसीबी की टीम लगभग 8 प्लेयर्स को खरीदेगी, जिसमें से 2 प्लेयर्स आप ओवरसीज खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आरसीबी की एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर देखेंगे कि कहां पे जगह खाली नजर आ रही है और उसे भरने के लिए ऑक्शन में जाकर आरसीबी की टीम किन प्लेयर्स को खरीद सकती है। अब देखिए, सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विराट कोहली और उनके साथ होंगे फिल सॉल्ट। फिर अगर मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं तो नंबर 3 पे देवदूत पडिक्कल होंगे, 4 पे होंगे रजत पाटीदार और नंबर 5 पे होंगे कृणाल पांड्या। अब अगर इस टीम के फिनिशर्स की बात करें तो टिम डेविड होंगे, जितेश शर्मा उनका साथ देंगे और आखिर में यहां पर होंगे रोमेरियो शेफर्ड। अब अगर आरसीबी के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर है। आपको भी लगेगा कि आरसीबी की प्लेइंग 11 तो पहले से सेट नजर आ रही है, तो ऑक्शन में जाकर क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे और किसको नहीं, क्योंकि प्लेइंग 11 तो पहले से बनी हुई है। अब देखिए, यही तो वजह है ना कि ये जो टीम है वो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। अगर आप आरसीबी की टीम को देखेंगे तो लगभग सारे बेसिस ऑलरेडी कवर्ड नजर आ रहे हैं। प्लेइंग 11 ऑलरेडी सेट हो चुकी है और ज्यादा आरसीबी को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर आरसीबी की टीम डिसाइड करे कि हम ऑक्शन में नहीं जाना चाहते, तब भी उनका काम चल जाएगा और वो इसी टीम के साथ अगले साल आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, कुछ बैकअप्स की बात करते हैं जिन्हें आरसीबी की टीम ऑक्शन में जाकर खरीदने के बारे में सोच सकती है। अब देखिए, सबसे पहले पिछले साल आरसीबी के लिए नंबर 3 पे खेले थे देवदूत पडिक्कल। अब नो डाउट देवदूत पडिक्कल खेले तो बहुत अच्छा थे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या देवदूत पडिक्कल को आप 14 मैचेस में दोबारा से ट्रस्ट कर पाएंगे, ये बात जानते हुए कि पिछले सीजन वो मिड टूर्नामेंट ही इंजर्ड हो गए थे। फिर आपको देवदूत पडिक्कल की जगह मयंक अग्रवाल को खिलाना पड़ा था। तो ये एक सवाल होगा जो आरसीबी के मन में जरूर आएगा। और कुछ ऐसा ही सवाल लियाम लिविंगस्टन को लेकर आएगा, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन को तो आप रिलीज कर चुके हैं। अब आरसीबी के पास ऑप्शन है कि आप लियाम लिविंगस्टन की जगह रोमेरियो शेफर्ड को खिला सकते हैं, पर देवदूत पडिक्कल की तरह क्या आप रोमेरियो शेफर्ड पे 14 मैचेस के लिए भरोसा कर सकते हैं? मे बी यस, मे बी नॉट। तो चलिए कुछ टारगेट प्लेयर्स की बात करते हैं जिन्हें आरसीबी की टीम खरीदने के बारे में सोच सकती है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन पर 14 मैचेस के लिए आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आरसीबी की टारगेट लिस्ट की बात करें तो वेंकटेश अय्यर का नाम आता है और डेविड मिलर का नाम आता है। क्या आरसीबी वेंकटेश अय्यर के पीछे जा सकती है? अब देखिए, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब पिछली बार मेगा ऑक्शन हुई थी तो आरसीबी की टीम वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ तक गई थी। वो तो आखिर में केकेआर ने बाजी मार ली थी, पर आरसीबी का पूरा मन था कि वो वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में लाना चाहते थे। और अगर वेंकटेश अय्यर इस बार आपको मिल जाते हैं तो क्यों आरसीबी कंप्लेन करेगी? वही एक ऐसा प्लेयर जो कि नंबर 3 पे आकर स्टेबिलिटी आपको देता है, एक इंडियन ऑप्शन आपको देता है, एक एंड होल्ड करके भी रख सकता है और तेज गति से रन भी बना सकता है। पर देखिए, हो सकता है कि पिछली बार की तरह उन्हें केकेआर की टीम दोबारा से हरा दे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि इस बार केकेआर की टीम वेंकटेश अय्यर को कम पैसों में दोबारा से खरीदना चाहे। और केकेआर वो टीम है जिनके पास आईपीएल ऑक्शन का सबसे बड़ा पर्स है, यानी कि 60 करोड़ का पर्स। पिछली बार की तरह अगर दोबारा से केकेआर की टीम वेंकटेश अय्यर की तरफ गई तो वो आरसीबी को नहीं मिलेंगे। वो पहले भी आरसीबी को नहीं मिले थे, वो इस बार भी आरसीबी को नहीं मिले। अब अगर वेंकटेश अय्यर आरसीबी को नहीं मिले तब क्या होगा? तो आप डेविड मिलर के पीछे जा सकते हैं, एक और ऐसा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर जो कि डिपेंडेबल प्लेयर है। 14 मैचेस के लिए आप उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं और कम से कम वो रोमेरियो शेफर्ड से तो ज्यादा रिलायबल प्लेयर है। अब अगर आरसीबी की टीम को वेंकटेश अय्यर नहीं मिले तो वो डेविड मिलर के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन अपनी टीम में ला सकते हैं। अब देखिए, पिछले साल अगर आरसीबी की बात करें तो आपने कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को खिलाया। स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो चलिए, पिछले साल तो आपका काम चल गया, लेकिन क्या आप कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा के भरोसे दोबारा से आईपीएल खेलना चाहेंगे? 14 मैचेस तक आपको है इन प्लेयर्स पे भरोसा, तो मे भी ट्राई कीजिए ऑक्शन में जाकर कोई बैकअप स्पिनर मिल जाए। मतलब अगर टारगेट लिस्ट की बात करें तो रवि बिश्नोई होंगे और राहुल चाहर होंगे। अब देखिए, 16 करोड़ के पर्स के साथ आपको शायद रवि बिश्नोई ना मिले,
क्योंकि रवि बिश्नोई की इस साल आईपीएल ऑक्शन में बहुत डिमांड होने वाली है और बहुत सारी टीम्स हैं जो कि रवि बिश्नोई पे बड़ा दांव खेल सकती हैं। तो हो सकता है आपको रवि बिश्नोई ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राहुल चाहर के पीछे जा सकते हैं। एक और ऐसे प्लेयर जो कि आरसीबी की टीम में बहुत वैल्यू ला सकते हैं और आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आरसीबी की टीम कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा के बाद राहुल चाहर को भी अपनी टीम में ऐड करना चाहे। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आरसीबी की टीम 16 करोड़ में बैकअप के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। आखिर में आप ही बताइए कि आरसीबी की टीम जब इस साल आईपीएल ऑक्शन में जाएगी तो किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी। और आखिर में वही सवाल कि अगले साल आपको आरसीबी की यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस की प्लेइंग 11 किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।